हेलो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस भोपाल में। दोस्तों मैं हूं अनिल पाटीदार और शुरू करने जा रहा हूं इंडियन पॉलिटी। जैसे कि आपने पिछला लेक्चर जरूर देखा होगा, हमने अपने पहले लेक्चर में इंडियन पॉलिटी के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात की थी, यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात की थी। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ी थी और मुझे विश्वास है कि आपको वो चीज समझ में भी आई होगी। दोस्तों हमने बात की थी कि कैसे भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत हुई और कैसे अंग्रेजी शासन के साथ भारत का जो संवैधानिक विकास है वो आगे चलता है। यानी अधिनियम के माध्यम से, कानून के माध्यम से भारत में जो जो रिफॉर्म किए गए थे, जो जो सुधार किए गए थे, उन्हें कानूनों के माध्यम से हमने समझने का प्रयास कल की क्लास में जरूर किया था। लेकिन कल की क्लास जो थी आपकी, वो केवल अंग्रेजों का एक तरफ का हिस्सा बताती है, ब्रिटिश शासन का इनडायरेक्ट रूल के बारे में बता रही थी, जिसको हम लोग बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का ही रूल बोलते हैं। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1757 से 1757 से भारत में राज कर रही थी, और इसी ईस्ट इंडिया कंपनी के वजह से फिर क्या हुआ कि जब इनकी नीतियां बहुत खराब होने लगी, तो अंततः यह हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जब 100 साल कंप्लीट होने वाले थे, तभी उस समय 1857 की क्रांति होती। दोस्तों ये 1857 का रिवॉल्यूशन इतना खतरनाक था कि उत्तर भारत में तो कुछ महीनों के लिए ऐसा लगने लग गया था कि जैसे अंग्रेज है ही नहीं, दिखना ही बंद हो गए थे, क्योंकि इतना बहुत बड़ा और भारी विद्रोह देखने को मिला था अंग्रेजों के खिलाफ। एक अच्छा स्ट्रगल देखने को मिला था। कुछ कमियां रही थी इस 1857 की क्रांति की, कुछ कमियां रही थी। इन कमियों में हम लोग कमियों का एनालिसिस करें तो समझ में आता है कि इन कमियों में मेन कमी ये थी कि हमारा कम्युनिकेशन बहुत सही नहीं था। कम्युनिकेशन से मतलब यह है कि जब आंदोलन हो रहा था 1857 का, 1857 का रिवॉल्यूशन जब हो रहा था, पूरे भारत में पैन इंडिया लेवल पर एक साथ नहीं हुआ। कभी कानपुर में हो रहा है, कभी झांसी में हो रहा है, कभी मेरठ, कभी दिल्ली, तो सब जगह अलग अलग जगह अलग अलग टाइम पे हुआ। लेकिन अगर एक साथ सारी जगह पर होता तो बहुत आसान था, हमें उसी समय आजादी मिल जाती। लेकिन आजादी तो नहीं मिली, लेकिन फिर भी हमें एक विश्वास तो हो गया कि ये ब्रिटिश सत्ता नाम की दीवार को हम गिरा सकते हैं, क्योंकि इसे हिलने पर मजबूर कर दिया। इसको हिला तो दिया था, हिला कर रख दिया था, इसका मतलब गिरा भी सकते थे। वहीं से एक विश्वास पैदा हो गया था भारतीयों के अंदर, और एक राष्ट्रवाद की, नेशनलिज्म की भावना पैदा हो गई थी 1857 की क्रांति से। 1857 रेवोल्यूशन के कुछ कारणों की अगर चर्चा करें कि क्या रीजन रहे होंगे, तो अक्सर हिस्ट्री पढ़ते समय आपको एक ही रीजन समझ में आता है कि भाई जो मंगल पांडे और ये लोग जो भारतीय सिपाही थे, इनके धर्म के साथ, हमारे धर्म के साथ इन लोगों की जबरदस्ती इन्होंने छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। जैसा कि आपने एक वाकया जरूर पढ़ा होगा, चर्बी वाले कारतूस। ये गाय और सुअर की जो चर्बी होती थी, उन्होंने कारतूसों में लगा करके और लेबल बनाए गए थे। ऐसा कुछ नया लॉट आया था उस समय लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे, और यही उसका कंटेम्पररी इश्यूज क्रिएट हो गया था कि उस समय तात्कालिक इंस्टेंट कारण बन गया था कि इसी वजह से हुआ था। चलो जो भी रहा हो, लेकिन इसके साथ साथ और भी चीजें थी। लॉर्ड डलहौजी ने जबरदस्ती रियासतों को हड़पना शुरू किया था, क्या वो गलत नहीं था? किसानों से जबरदस्ती महालवाड़ी, रैयतवाड़ी और जमींदारी सिस्टम में बहुत ज्यादा टैक्स वसूल रहे थे, उनकी जमीन छीन रहे थे, क्या गलत नहीं था? अंग्रेज की एक नीति गलत नहीं थी, अंग्रेज की सारी नीति गलत थी। और ये 1857 की क्रांति में केवल देश के सैनिकों ने नहीं, बल्कि देश के राजा भी खिलाफ थे, किसान भी खिलाफ थे, व्यापारी की तो हालत खराब कर दी थी ऑलरेडी, उनको तो वैसे ही लूट खा गए थे लोग। तो इंडिया में ये जो रिवॉल्यूशन हुआ था, ये ऑल कम्युनिटीज का रिवॉल्यूशन था, इसलिए हर गांव गांव में इनका रिवॉल्यूशन फैल गया था। दिक्कत बस ये रही कि साउथ इंडिया में गया ही नहीं, उत्तर में यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में रहा, बाकी पूरे भारत में फैला ही नहीं। ये तो अगर ये पूरे भारत में फैल जाता पैन इंडिया लेवल पर, तो उस समय ही देश आजाद हो जाता। कब का देश आजाद हो चुका होता, कब का देश डेमोक्रेसी बन चुका होता। लेकिन उसके बाद अंग्रेजों को एक चीज समझ में आ गई थी कि 1857 के रिवॉल्यूशन की वजह से अगर ये लोग चाहते तो हटा भी सकते थे, और थोड़ा एक बार और अगर इकट्ठे हो गए तो दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। इसलिए 1858 में, 1858 में ब्रिटिश क्वीन जो थी, यानी इंग्लैंड की जो महारानी थी, क्वीन विक्टोरिया, उन्होंने एक रॉयल घोषणा पत्र जारी किया, एक रॉयल प्रोक्लेमेशन जारी किया। और इस रॉयल शाही घोषणा पत्र में लिखा गया था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म होने जा रहा है, और अब सारा शासन हम हमारे हाथ में ले रहे हैं। मतलब यहां से शुरू होने वाला है क्राउन राज, यहां से शुरू होने वाला है सीधा ब्रिटिश शासन। अब ब्रिटिश सत्ता ने सारी की सारी पावर अपने हाथ में ले ली थी। तो दोस्तों यहीं से मैं शुरुआत करने वाला हूं आज के इस अधिनियम की।
इससे पहले मैं आपको 1857 की क्रांति के रिवॉल्यूशन की कुछ झलकियां यहाँ बता देता हूँ कि द रिवोल्ट इज नोन बाय सेवरल नेम। इस रिवोल्ट को अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम से कहा। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम समझते नहीं कि रिवॉल्यूशन क्या है और विद्रोह क्या है। व्हाट इज द क्रांति और विद्रोह में अंतर क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिवॉल्यूशन एंड स्ट्रगल। कुछ लोग इनको 1857 की क्रांति को क्रांति बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड 1857 रिवॉल्यूशन। कुछ लोग 1857 की क्रांति को स्ट्रगल, फ्रीडम, ग्रेट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, भारत का स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, संघर्ष भी कहते हैं। तो संघर्ष में और क्रांति में अंतर क्या है मैं आपको बता दूं, बहुत सिंपल सी भाषा में बताऊंगा। अगर मान लो आप किसी पर्पस के लिए लड़ रहे हैं और अगर आपने अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर ली तो वो क्रांति है। लेकिन अगर जिस उद्देश्य के लिए लड़ने के लिए आए हैं आपने खूब मेहनत की, खूब लड़े, लेकिन उद्देश्य की प्राप्ति फाइनली नहीं हुई, तो फिर वो आपकी क्रांति नहीं, आपका संघर्ष कहलाएगा, वो स्ट्रगल कहलाता है। क्या 1857 की क्रांति जो हुई थी क्या भारत की आजादी के लिए हुई थी? अगर 1857 की क्रांति भारत की आजादी के लिए हुई थी तो भारत को आजादी नहीं मिली, इसका मतलब है कि ये क्रांति नहीं, ये तो संघर्ष है। लेकिन 1857 की क्रांति अंग्रेजों के खिलाफ थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ थी, उनको हटाने के खिलाफ होगी तो बिल्कुल ये क्रांति थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी हट गई थी। तो डिफरेंस ये है कि किसने किसको कैसे देखा। ये किसी को नहीं पता था कि 1857 की क्रांति का मेन मोटिव क्या भारत को आजादी दिलाना है। ये जो सरकार, अंग्रेज सरकार प्रेजेंट में है, केवल इसको भगाना है, तो उसको भगाना है तो वो हो गया था। लेकिन आजादी चाहिए थी अंग्रेजों से तो वो नहीं मिल पाई। तो ये कुछ हद तक कुछ लोगों ने इसको स्ट्रगल भी कहा है तो कुछ लोगों ने इसको क्रांति भी कहा है, इसलिए दोनों शब्द आपको देखने को मिलते हैं। कुछ लोगों ने इसको क्या बोला, केवल सिपाही विद्रोह था, स्पॉय म्यूटिनिटी बोलते हैं इसको। इसको सिपॉय म्यूटिनिटी के नाम से जानते हैं कि केवल सिपाही विद्रोह था और कुछ नहीं था, द इंडियन म्यूटिनिटी। और ये तो भारतीय, इसे किसी ने भारतीय विद्रोह, महान विद्रोह कहा। कुछ इतिहासकार ने इसे बोला कि 1857 क्या विद्रोह और भारतीय विद्रोह और स्वतंत्रता का पहला सयुद्ध भी कहा, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा गया था इसको। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। उन्होंने बोला था कि इट इज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यह स्वतंत्रता का पहला संग्राम था। तो पहला स्वतंत्रता संग्राम इन्होंने इसको कहा था। तो सब अलग अलग लोग अलग अलग बात कर रहे थे, लेकिन फिर भी इसका ओरिजिनल जो आता है कि ब्रिटिश हिस्टोरियन ने इसे क्या कहा, इसे कहा गया था सिपाही विद्रोह था। तो 1857 की क्रांति एक प्रकार का क्या था, ये उत्तर आएगा तो आपका आंसर होना चाहिए सिपाही विद्रोह कहा गया था इसको। ब्रिटिश ने तो उसको यही कहा था। और अगर ये पूछा जाए कि 1857 की क्रांति को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था, तो आपका आंसर होना चाहिए विनायक दामोदर, यानी विनायक दामोदर सावरकर। वीडी सावरकर नाम से एक व्यक्ति थे जिन्होंने इसके बारे में लिखा था। अब हुआ ये कि इस 1857 की क्रांति से गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो सत्ते में आ गई और ब्रिटिश गवर्नमेंट को तुरंत स्टैंड लेना पड़ा और 1858 में एक रॉयल घोषणा पत्र जारी किया गया। ये जो शाही घोषणा पत्र था, इसकी घोषणा जो की गई, ये अल्फ्रेड पार्क है, अल्फ्रेड पार्क, ध्यान रखना इसका नाम अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में है। ये वही अल्फ्रेड पार्क है जहां पर चंद्रशेखर आजाद साहब ने स्वयं को गोली मार ली थी, क्योंकि वो अंग्रेजों के हाथ नहीं आना चाहते थे। ये वही अल्फ्रेड पार्क है और इसी अल्फ्रेड पार्क का नाम बाद में चंद्रशेखर आजाद पार्क भी कर दिया गया। तो इसी अल्फ्रेड पार्क में लॉर्ड कैनिंग जो साहब थे, जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। दोस्तों मैंने कल भी आपको बताया था कि जो अंतिम गवर्नर थे वही फर्स्ट गवर्नर जनरल बने। जो अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वही भारत के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। और जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वही भारत के पहले वायसराय बने। तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे और वही वायसराय बन गए। और उन्हीं ने अल्फ्रेड शाही प्रोक्लेमेशन जारी किया था इलाहाबाद प्रयागराज के उस अल्फ्रेड पार्क में। बोला कुछ घोषणाएं थी, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या घोषणाएं थी। पहली घोषणा यह थी कि अब आगे से हम किसी भी रियासतों को नहीं हड़पेंगे, क्योंकि आपकी जो, इससे साफ जाहिर होता है कि अंग्रेज ने माना कि हमारी नीतियां खराब थी जिसकी वजह से ये युद्ध हुआ था। इसका मतलब रियासतों को हड़पना, डलहौजी की नीति खराब थी, इस पॉइंट से क्लियर हो जाता है। दूसरा है कि हम आपके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, धर्म की आपका सम्मान करेंगे। इसका मतलब वो जो गाय और जो सुअर की चर्बी लगाई गई थी वो घटना भी सत्य होगी, तभी तो इन लोगों ने ये कहा था। अब इन्होंने कहा था कि जमींदारों से जमीन नहीं छीनी जाएगी, उनको जमीनें वापस दे दी जाएगी और अब भारत जो है उसको
सभी लोग जो हैं भारत के अंडर में ही महारानी विक्टोरिया का शासन ही देश में चलेगा, सभी लोग शांति से रह सकते हैं। और उन्होंने बोला कि अब सरकार जो शासन करने वाली है वह बहुत अच्छा शासन होगा। उसे एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस कहा गया। ये जो एक्ट है ना, इसी को कहा गया सुशासन का शासन, एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, सुशासन का अधिनियम। तो चलिए इसी की बात कर लेते हैं। तो 1858 के साथ ही क्राउन राज की शुरुआत होती है। और इसने क्या किया, एक तो पहले से दो चीज चली आ रही थी, मैं बार बार समझा रहा हूं आपको कि पहले से पिट्स इंडिया एक्ट से नई चीजें इंट्रोड्यूस हुई थी। याद है आपको क्या चीज इंट्रोड्यूस हुई थी? पिट्स इंडिया एक्ट से जो चीज इंट्रोड्यूस हुई थी, इसको मैं फिर से एक बार बता देता हूं, क्योंकि जब तक हम लोग चीजें क्लियर नहीं कर पाएंगे समझ में नहीं आएगा। पिट्स इंडिया एक्ट में दो चीज इंट्रोड्यूस की गई थी, एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, याद है आपको, नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रण बोर्ड, और दूसरा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, दैट इज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये दो चीज बनाई गई थी, यानी निदेशक मंडल, ट्रेड को अफेयर्स को मैनेज करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और प्रशासनिक कार्यों को मैनेज करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये दो अलग अलग इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई गई थी जो कंपनी के काम को देख रही थी। अब ये कब तक चलेगी भाई? ये ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म, ये खत्म, तो इसी के साथ इनने क्या किया, एबोलिश द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। 1784 का जो पिट्स इंडिया कंपनी में ये दो बॉडीज बनाई गई थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इन दोनों को खत्म कर दिया गया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का सिस्टम यहां से पूरा खत्म है, जिसे हम लोग बोलते थे डबल गवर्नमेंट। आपसे पूछा जाएगा कि डबल गवर्नमेंट जो 1784 से शुरू हुआ था कब खत्म हुआ? 1858 में खत्म हो गया। नियंत्रक बोर्ड और निदेशक मंडल को समाप्त कर दिया और इस प्रकार दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया गया। ये 1858 में हुआ था। These act also known as Act of Good Governance, Act of Good Governance, ये ध्यान रखना, Act of Good Governance of India। इनने क्या बोला कि हम लोग अब क्या कर रहे हैं, अब तक आपको लूटा गया होगा, परेशान किया होगा, लेकिन अब जो नया अधिनियम आ गया है इसका नाम हम रख रहे हैं सुशासन का नियम, सुशासन का अधिनियम। ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा गया है और अब भी पूछा जा सकता है। सुशासन का अधिनियम या भारत की अच्छी सरकार का अधिनियम किसे कहा गया था? सुशासन का शासन कहा गया था 1858 के इस एक्ट को कहा गया था। तो 1858 के इस एक्ट को ही कहा गया था सुशासन का अधिनियम। बात समझ में आई? क्लियर है? और एबोलिश्ड ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और कंपनी की जो सारी पावर थी वो पावर जो ट्रांसफर टू दी क्राउन। अब ब्रिटिश क्राउन के अंदर क्राउन को सारी शक्तियां सौंप दी गई, यानी भारत में शासन करने की, व्यापार करने की जो शक्तियां उनके पास में थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में शासन कर रही थी, और वो सारा जिम्मा किसने ले लिया? क्राउन ने खुद ले लिया। ब्रिटिश सरकार ही अब भारत की कर्ता धर्ता होगी। और पहला ही जो अधिनियम लाया गया तो उसका नाम ही देखो क्या रखा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इससे वो ये जाहिर करने का प्रयास कर रहे थे कि अब भारत के लिए ही भारत की सरकार चलाएंगे, अब सरकार ब्रिटिश की नहीं, भारत सरकार, भारत। तो ये भारत शासन अधिनियम 1858 लाया गया था। तो बहुत शातिर लोग थे, इनको बहुत चीजें पता थी कि अगर खाली इनका नाम भी लिख दोगे ना भारतीयों को तो खुश हो जाएंगे, ऐसा उनको लगता था। वायसराय जो था वो नया पद लाया गया, वायसराय द न्यू डेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जगह नया पद नाम था, गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया? वायसराय। और वही भाई साहब लॉर्ड कैनिंग को ही बनाया गया। बात तो वही है ना, अगर आप किसी व्यक्ति को कुछ नया पद लेके आ रहे हो और पुराने व्यक्ति को बना दे तो मतलब क्या हुआ? अगर मैं बोल दूं कि मध्य प्रदेश ने व्यापम का नाम बदल के प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड कर दिया तो उससे क्या होगा? जो लोग काम करने वाले वो थोड़ी बदले, आपने केवल नाम बदल दिया था। मतलब ओल्ड वाइन इन अ न्यू बोतल ये कह सकते हैं, पुरानी शराब को नई बोतल में भर के पेश किया गया। तो यही किया गया कि लॉर्ड कैनिंग साहब को ही वायसराय बना देगा, भारत का पहला वायसराय बने थे ये। और who was the direct representative of British Crown, जो सीधा क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव थे, ब्रिटिश क्राउन के सीधे प्रत्यक्ष रूप से क्या थे? वो प्रतिनिधि हुआ करते थे। सारी बात उनको बोलेंगे। अब एक नया ऑफिस क्रिएट किया गया, भारत का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का राज्य सचिव, राज्य सचिव का नया पोस्ट दिया गया। ये यूं कहो कि ये राज्य सचिव बहुत पावरफुल था, लाइक पीएम, प्राइम मिनिस्टर के बराबर का हो रखता था। जैसे अगर मैं बोलूं कि ये वायसराय प्रेसिडेंट है
तो प्राइम मिनिस्टर कौन है? ये सचिव प्राइम मिनिस्टर है, और इसकी बात माननी पड़ती थी इनको। ये दोनों एक साथ काम करते थे मिलजुल करके, लेकिन सचिव का भी बहुत बड़ा ओहदा था। आज भले ही हम लोग बोले कि राष्ट्रपति बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत ऊपर होते हैं, उनके नीचे ही प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन सबको पता है कि प्रधानमंत्री ओरिजिनल पावर लेके बैठे हुए हैं। वैसे ही कुछ यहाँ भी था। तो आपको अक्सर जगह पर सेक्रेटरी के नाम भी आएंगे, ठीक है, तो सेक्रेटरी के नाम भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चलिए अब आगे बढ़े। और मैं ये बता दूं कि जो पहला सेक्रेटरी बना था उसका नाम जरूर पूछ लेगा, मैं नाम लिख देता हूं, आप इसको देख लेना। लॉर्ड स्टैनली, लॉर्ड स्टैनली, फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ इंडियन स्टेट, भारत का पहला सेक्रेटरी था लॉर्ड स्टैनली। तो ये ध्यान रखना आप। द वायसराय was the new designation post in at the place of गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जगह पर नया एक पोस्ट इंट्रोड्यूस किया गया विच इज कॉल्ड वायसराय। नाम वाम सब वही है, बस ये कि वो पावर थोड़ी सी चेंज की गई। अब जो गवर्नर जनरल के पास बहुत ज्यादा हाईली पावरफुल था, उसकी पावर को दो लोगों में बांट दिया, वायसराय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो एक नया पोस्ट लाया गया था, और बहुत कमाल का पोस्ट था ये, सीधा ब्रिटिश सरकार को ही रिपोर्ट करता था। अब था कि लेजिस्लेटिव पावर बॉम्बे और मद्रास की जो छीनी गई थी वो वापस से उनको दे दी गई थी। लेजिस्लेटिव पावर, विधायी शक्तियां जो है वापस से बहाल की गई कि आपको विधायी शक्तियां वापस से दी जा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये विधायी शक्तियां वापस देने का जो काम हो रहा था 1858 के बाद जो नेक्स्ट अधिनियम ला रहे थे, क्योंकि उनको पता था लॉर्ड कैनिंग को कि अब दिक्कत है, समस्या पैदा हो रही है, अब भारतीयों को वापस पावर देने की जरूरत है, भारतीय लोगों को लेकर क्या हो। तो एक नया एक्ट लाया गया जिसका नाम था इंडियन काउंसिल एक्ट। ये एक बड़ा कमाल का है, भारतीय परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम का नाम दे देता हिंदी में मैं, भारत परिषद अधिनियम। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1861, ये वाला सिस्टम है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 है, और इसी इंडियन काउंसिल एक्ट के अंतर्गत ये बोला गया कि अब जो है हमने जो केंद्रीकरण शुरू किया था, सेंट्रलाइजेशन शुरू किया था, याद करो उस दिन को, इस सेंट्रलाइजेशन कहां से शुरू हुआ था? सेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, शायद आपको याद आ गया हो कल की क्लास से। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से सेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ था, और यही सेंट्रलाइजेशन, यही केंद्रीकरण शासन को पूरा हो गया था 1833 में, 1833 में सेंट्रलाइजेशन कंप्लीट हो चुका था, यहां से शुरू हुआ था, ये तो स्टार्ट था। तो आपको दो एक तो याद रखना है कि केंद्रीकरण की शुरुआत अंग्रेजों ने कौन से अधिनियम से की थी? 1773 से, और सेंट्रलाइजेशन कंप्लीट कब हुआ था? 1833 यानी 1833 में कंप्लीट हो चुका था। ये दो इंफॉर्मेशन मैं पहले भी दे चुका हूं आपको। तो फिर यहाँ क्या हुआ? यहाँ मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा हूं? यहाँ इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं, सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है पहले समझ लो, फिर उसके बाद दूसरा शब्द मैं आपको बताऊंगा। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है सारी पावर आपके पास जितने भी जगह, सबकी पावर एक जगह इकट्ठी कर देना। बंगाल और मद्रास की लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर को इन लोगों ने क्या कर दिया था? लेजिस्लेटिव पावर को, सारी पावर को बंगाल में जाके खड़ा कर दिया, और बंगाल के पास सारी पावर आ गई थी अब। लेकिन 1833 में बोला गया कि भारत का गवर्नर जनरल होगा, अब सारी पावर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास होगी, तो वो सेंट्रलाइजेशन का एक पीक था। अब सेंट्रलाइजेशन को खत्म करना है तो उसका उल्टा शब्द आता है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण। डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण, तो ये नई चीज इस इंट्रोड्यूस। तो डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्टेड कब हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था इसी अधिनियम जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूं, 1861। डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ था, स्टार्ट हुआ था, शुरुआत कब हुई थी? इसी जगह से हुई थी। कैसे हुई थी, कहां से हुई थी? पहला पॉइंट ही उस चीज को बताता है। लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज वर रिस्टोर्ड, मतलब बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी की विधायी शक्तियां बहाल कर दी गई। बहाल करने का मतलब होता है वापस दे दी गई। वो जो शक्तियां आपने 1773 में छीन ली थी, वो जो शक्तियां आपने 1833 में कंप्लीटली खत्म कर दी थी,
उन्हीं शक्तियों को 1861 में रीस्टोर किया गया। The legislative power of Bombay and Madras presidencies are restored, which means decentralization process started। यानी जो विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया थी उसकी शुरुआत कहां से हुई? 1861 से। अगर मैं यहां लिख दूं कि हर एक प्रांत को, अगर मैं लिख दूं कि हर एक राज्य को ही सारी पावर हमने वापस दे दी, एवरी प्रेसिडेंसीज, एवरी प्रोविंसेस जितने भी थी हमारे इंडिया में, सभी को पावर दे दी गई, तो मैं उसको बोलूंगा डिसेंट्रलाइजेशन पूरी इंडिया में हो गया। लेकिन ये केवल किसकी बात कर रहा है? केवल बॉम्बे और मद्रास की बात कर रहा है। तो बॉम्बे और मद्रास को पावर दे दी गई तो ये डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हो गया। लेकिन ये डिसेंट्रलाइजेशन कंप्लीट कब हुआ था? 1937। यही लिख लो, याद रहेगा। 1937 को इसको ये पूरी तरह से पूर्ण हो गया, कंप्लीट हो गया, कंप्लीट। डिसेंट्रलाइजेशन कंप्लीट माना जाता है। तो व्हेन डिसेंट्रलाइजेशन कंप्लीटेड 1937, व्हेन स्टार्टेड 1861, ये दो चीज ध्यान रखना, आपको याद रहेगी, हमेशा याद रखना पड़ेगा। इसको इस तरह से समझो। क्वेश्चन बहुत ट्रिकी आते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजों से घुरा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए आप इसको इस तरह से पढ़िएगा। मैं इसको मिटा रहा हूं और मैं फिर से अपने मुद्दे पर आता हूं। मुद्दा है कि 1861 का जो काल था, यहां से इसका नाम क्या रखा गया? इंडियन काउंसिल एक्ट। एक तो हम लोग एक्ट पढ़ते पढ़ते समझते हैं कि क्यों नाम रखा गया, क्या रखा गया, जब तक, और इंजीनियर आदमी तो ऐसा है कि जब तक उसको तर्क नहीं देंगे तब तक उसको पढ़ने में मजा नहीं आएगा। काउंसिल का मतलब होता है परिषद। परिषद जो वायसराय की काउंसिल होती थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, वायसराय साहब के साथ जो उनकी मंत्री परिषद होती थी, उसमें लोगों की संख्या बढ़ाई गई कि अब देश में जनसंख्या बढ़ रही है, प्लस आपके पास देश बड़ा आ गया है, तो अब इनको बढ़ा दो। पहले 6 थी, अब 12 कर दो। पहले 12 थी, अब 18 कर दो। तो ऐसे बढ़ाते बढ़ाते ये 40, 60, 70 तक पहुंच गए। तो ये लगातार जहां काउंसिल दिखेगा ना, समझ लेना कि परिषदों की संख्या बढ़ाई गई। और यहाँ पर वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने nominated 3 Indians to the legislative council। वायसराय कैनिंग ने विधान परिषद में 3 भारतीयों को नॉमिनेट किया था। नॉमिनेट का मतलब होता है मनोनीत किया था। अब मनोनीत का मतलब, नॉमिनेट का मतलब होता है जिसका इलेक्शन नहीं होता, सीधा नाम से बुला लिया हो, नाम से बुला रही हो। तो इसमें 3 इंडियंस थे। नंबर 1 थे महाराजा ऑफ पटियाला जगह का नाम भी हो सकता है। आप जो सोच रहे हैं केवल वही चीज नहीं होती है। तो महाराजा पटियाला, राजा ऑफ पटना, और तीसरे जो थे वो थे सर दिनकर राव। सर दिनकर राव, ये 3 लोगों को नॉमिनेट किया गया था। सर दिनकर राव, महाराजा पटियाला, शायद आपको ढंग से दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं एक बार से अच्छे से लिख दूं, महाराजा ऑफ पटियाला, महाराजा पटियाला, महाराजा पटना, और नेक्स्ट जो थे वो थे राजा पटना और सर दिनकर राव। इन 3 लोगों को नॉमिनेट किया गया था वायसराय कैनिंग के द्वारा। ये ध्यान रखिएगा, 1861 में पहली बार 3 इंडियन को वायसराय की काउंसिल में एज ए नॉमिनेटेड मेंबर, मनोनीत सदस्य चुना गया था। ये मनोनीत सदस्य के पास पावर कुछ भी नहीं थी। हाँ, ये उनके साथ बैठ सकते थे, उन मीटिंग्स में जा सकते थे और सुन सकते थे कि भाई भारत के लिए क्या निर्णय लिए जा रहे हैं। इसलिए 1861 जो है वो इम्पोर्टेंट था। 1861 के बाद सीधी सी उसी 1861 में कुछ और चीजें शुरू की गई थी, और वो ये की गई थी कि पोर्टफोलियो सिस्टम वाज रिकॉग्नाइज्ड। पोर्टफोलियो प्रणालियों को मान्यता प्रदान की गई। दोस्तों ये काम बहुत कमाल कीजिए। पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो का मतलब होता है फाइल सिस्टम जो है ना, ये फाइल सिस्टम जो आज इंडिया में चल रहा है, फाइलें थप्पियां लगी रहती हैं, पूरा सिस्टम इंडिया में डॉक्यूमेंटेड चलता है। डॉक्यूमेंटेड, आपको पता ना, हर एक चीज का डॉक्यूमेंट फाइल आपको मिल जाएगा। आप किसी भी इंडियन गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में चले जाइए, आपको सालों पुराने रिकॉर्ड भी देखना है ना, वो सारे रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम अंग्रेजों ने शुरू कर दिया था कि अब हम लोग जो भी काम करेंगे उसको लिखेंगे, जो भी करेंगे वो लिखेंगे। सारी चीज लिख करके रखना शुरू कर दी, हर चीज के रिकॉर्ड मेंटेन करना शुरू कर दिया। और आज भी इंडियन गवर्नमेंट हर रिकॉर्ड मेंटेन करती है। उससे क्या होता है कि आपने उस साल पहले या इतने साल पहले जो भी किया होगा वो आपके पास हर एक चीज का रिकॉर्ड मेंशन रहता है।
इसलिए पुराने से पुराने लोगों का बर्थ सर्टिफिकेट या कोई चीज हुई हो तो वो भी आप सारी कुछ चीजें निकाल सकते हैं। विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस स्टार्टेड इनिशिएटेड विद द प्रेसिडेंसीज ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे बीइंग रिस्टोर्ड देयर लेजिस्लेटिव पावर। ये सबसे पहले ही मैंने बता दिया आपको कि डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस यानी विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई वापस से अंग्रेजों ने, और आज भी देश में विकेंद्रीकरण है। आज तो देश में डिसेंट्रलाइजेशन बहुत तगड़ा वाला है। कैसे है? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर को बांट दो। प्रधानमंत्री के पास भी पावर है, मुख्यमंत्री के पास भी पावर है, सरपंच के पास भी पावर है। तो देश में ऊपर से ऊपर ओहदे से लेकर के नीचे से नीचे तबके तक के व्यक्तियों को देश के विकास में अगर कुछ काम करने का पावर आपने दे दिया है, एग्जीक्यूटिव हो या लेजिस्लेटिव, उससे कोई मतलब नहीं, पावर तो है। लेकिन अगर शक्तियों को जितना हो सके बांट दो, गांव गांव तक बांट दिया गया, तो उसी को तो बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। सारी पावर एक जगह थोड़ी ना है, हर जगह अलग अलग सिस्टम है, यही होता है डिसेंट्रलाइजेशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा इंपोर्टेंट एक अधिनियम आता है विच इज कॉल्ड इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, 1919। लेकिन ये भारत परिषद, इसको हिंदी में लिख देता हूं मैं, भारत परिषद अधिनियम इसको कहा जाता था, भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम 1909 बड़ा इंपॉर्टेंट परिषद अधिनियम था। लेकिन इसे एक और नाम से जानते हैं, वो नाम आपके सामने लिखा हुआ है, उसका नाम है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। इसे क्या कहते थे? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। मॉर्ले और मिंटो सुधार के नाम से जानते थे, विच इज कॉल्ड मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। मतलब क्या हुआ इसका, क्यों ऐसा इन दोनों के नाम क्यों लिए गए? कोई खास वजह थी? वजह ये थी कि लॉर्ड मार्ले जो थे, ये जो मॉर्ले जाम लिखा हुआ है, ये भाई साहब थे सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, सचिव थे इंडिया के, सेक्रेटरी ऑफ इंडियन स्टेट, भारत राज्य के सचिव थे। और लॉर्ड मिंटो वाज द वायसराय ऑफ इंडियन ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया के समय में जो वायसराय सबसे बड़ा आदमी था यही था। इन दोनों ने मिलकर के कुछ रिफॉर्म किया और उन्हीं रिफॉर्म को कहा गया मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। पहली बात तो इन्होंने इसका नाम क्या रखा गया, मैंने पहले ही बताया आपको, काउंसिल्स, इंडियन काउंसिल एक्ट, यानी परिषद की संख्या बढ़ाई गई। 60 मेंबर कर दिए गए थे उसमें, परिषदों की संख्या बढ़ाई गई थी। लेकिन क्वेश्चन वहां से नहीं आता, क्वेश्चन आता है कि पहली बार इसी काउंसिल की वजह से, इस एक्ट की वजह से किसी इंडियन आदमी को, किसी भारतीय राज्य को आदमी को वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह दी गई। अब आप बोल रहे हो कि सर उससे पहले 3 लोग क्या थे? फिर पहली बार वायसराय की कार्यकारी परिषद में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियन को पहली बार इन्वॉल्व किया गया था। अगर ये पढ़ते वक्त आपके दिमाग में, जहन में एक चीज आ जाए कि सर वो महाराजा पटियाला कौन थे, फिर वो उनको भी तो लाया गया था। वो वायसराय की लेजिस्लेटिव काउंसिल में थे और वहां पर बहुत लोग होते थे। वायसराय की लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब समझ रहे हो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको आज की तारीख में बोलूं कि लोकसभा में पहली बार किसी को लाया गया, ये व्यक्ति कभी होता नहीं था, पहली बार लोकसभा में विदेशी व्यक्ति, इंडियन व्यक्ति को लाया गया, वो तो 1861 हो गया। लेकिन अगर आपसे मैं बोलूं कि पहली बार मंत्री परिषद का मेंबर किसी इंडियन को बनाया गया, तो प्रधानमंत्री के साथ जो मंत्री बनते हैं, मंत्री अगर बना दिया गया तो बहुत बड़ा पोस्ट होता ना। तो पहली बार वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में यानी कार्यकारी परिषद में भारतीय व्यक्ति को जोड़ा गया, उसका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये बने थे विधि अधिकारी, लॉ मेंबर बने थे, लॉ मिनिस्टर, कानून मंत्री का दर्जा दिया गया था। तो पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की कार्यकारी परिषद का सदस्य बनाया गया और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वाज द फर्स्ट लॉ मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय। तो ये एक बहुत अच्छा अचीवमेंट था कि अब इंडियंस आर रिस्पॉन्सिबल टू टेक देयर ओन डिसीजन। भारत के लोग खुद ही अपना डिसीजन लेने के लिए इंडिपेंडेंट हो रहे थे, धीरे धीरे पावर हमारे पास आ रही थी। ये पहला प्रयास था उसका। लेकिन इसी के साथ उन्होंने कुछ नई चीज इंट्रोड्यूस की जो बिल्कुल भी सही नहीं थी। 1909 के अधिनियम में, वैसे भी 1909 के आसपास की घटना है, मैं आपको बता दूं क्या क्या हो रहा था। कांग्रेस कमजोर हो चुकी थी क्योंकि कांग्रेस में ऑलरेडी गरम दल नरम दल 2 भाग बट चुके थे। गरम दल और नरम दल का नाम सुना होगा आपने, एक लिबरल थे और एक एग्रेसिव थे। एक गरम दल थे जिनका मानना था लाल बाल पाल, जिनको बोलते थे लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और
तिलक बाल गंगाधर तिलक, तो लाल बाल पाल, ये 3 लोगों ने मिलकर के गरम दल बना लिया पूरा। ये लोग एग्रेसिव हो गए थे, बोला इन्होंने बोला कि यार आप निवेदन करके तो नहीं कर सकते, अगर आपको सत्ता चाहिए तो छीननी पड़ेगी, निवेदन करने से कुछ नहीं होगा। और जो लिबरल वाला कैटेगरी था, जो उदारवादी दल था जिसको बोलते थे हम नरम दल के जो लोग थे, जिसमें जिसमें सत्यनारायण सिन्हा थे, जिसमें दादा भाई नौरोजी थे, जिसमें ये जो क्षमा करें मोतीलाल नेहरू थे, दादा भाई नौरोजी थे, और ये जो पुराने लोग थे इसमें सारे लोग बैठे हुए थे। ये लोग क्या बोल रहे थे, ये बोलते थे कि नहीं हम इनके साथ रहेंगे और इन्हीं के साथ मिलकर शासन करेंगे। तो भारत में अंग्रेजों के साथ मिलकर शासन करने की सोच नरम दल की थी। मतलब कांग्रेस बाइफर्केट हो गया था, डिवाइड हो गया था। अब जब कांग्रेस डिवाइड हो रहा है तो अंग्रेजों को तो वैसे ही समझ में आ गया कि भाई डिवाइड हो रहा है, डिवाइड एंड रूल वैसे ही फॉलो कर दो, क्योंकि कांग्रेस अपने में लड़ रहा है, कुछ करेगा नहीं। उसी साल 1906 में 1906 में एक घटना होती है और एक ऐसी पार्टी का निर्माण होता है जो आखिरकार पाकिस्तान मांग लेती है। अभी तो नहीं मांगा, लेकिन सालों बाद मांगेगी। 1906 में एक पार्टी बनी विच इज कॉल्ड मुस्लिम लीग। नाम सुना होगा आपने। ये मुस्लिम लीग बनाई गई थी, मुस्लिम लीग बनाई गई थी। यह मुस्लिम लीग कब बनाई गई थी? 1906 में बनाई गई थी। सलीमुल्लाह और आगा खान नाम के 2 व्यक्तियों ने बनाई थी। ढाका में बनाई थी। उस समय ढाका बंगाल का एक बहुत बड़ा शहर हुआ करता था, बंगाल का शहर था ढाका। अब तो बांग्लादेश की राजधानी भी है। तो ढाका में इसकी स्थापना की गई थी और इनका एक ही मोटिव था कि अगर कांग्रेसी जो बोलेंगे हम उसका अपोज करेंगे। तो कांग्रेस जो बोलते थे उसके जस्ट अपोज में होते थे, और इसी वजह से इन्होंने इसका फायदा उठा लिया। 1909 में क्या किया गया? 1909 में एक तो एक ही 1906 में मुस्लिम लीग बनी ना, तब एक घटना हो रही थी भारत में, बहुत खतरनाक एक माहौल बन रहा था भारत में। और वो माहौल क्या था मैं आपको बता दूं। इनको लग रहा था अंग्रेजों को कि भारत में बंगाल में बहुत ज्यादा ये लोग पावरफुल हो रहे हैं। जो विद्रोही लोग हैं जो भारत की आजादी के लिए लड़ रहे थे, वो लोग बहुत पावरफुल हो रहे थे बंगाल में। तो इनने सोचा कि बंगाल को ही क्यों ना 2 भाग में बांट दें, क्योंकि उस समय बंगाल में असम का कुछ भाग भी आता था, उड़ीसा का और बिहार का पार्ट भी आता था, तो बंगाल बहुत बड़ा था। तो बंगाल को इन्होंने बांटने की कोशिश की, तो वो उसको बोलते थे बंगाल का विभाजन, डिवीजन ऑफ बंगाल। और लॉर्ड कर्जन नाम का एक वायसराय था जो बहुत बड़ा ही खराब था, उसने इसको बांटने का प्रयास किया। उसी के लिए तो भारत के लोगों ने एक आंदोलन चलाया था, स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया था। और साथ ही साथ हमने ये जो विदेश के जितने भी फॉरेन की चीजें आती थी इनका बाइकआउट कर रहे थे, होलियां जला रहे थे, अपना देसी चीज पहनेंगे, ये सब हो रहा था। बंग आंदोलन चल रहा था, वंदे मातरम का नारा चल रहा था, ये सब चीजें हो रही थी। अमार सोनार बांग्ला नाम का एक गीत गाया गया था, वही आज बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। तो सब कुछ हो रहा था और मुस्लिम लीग सपोर्ट कर रही थी कि नहीं हम बंगाल के विभाजन में आपका साथ देते हैं बिल्कुल। इसी वजह से क्या हुआ, मुस्लिम लीग ने जब साथ दिया, अंग्रेज को अच्छा लगा कि यार मुस्लिम लीग तो अपने साथ में है। तो वो वैसे भी कांग्रेस अपोज कर रहे थे, मुस्लिम लीग साथ में थे। तो एक नया कॉन्सेप्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया, कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट, पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल। पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल आप सुनोगे, अभी आपको समझा दूंगा मैं क्या होता है। एक नया कॉन्सेप्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया विच इज कॉल्ड पृथक निर्वाचक मंडल।